जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन याद करेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, ग्रुप डी, एलडीसी या एसएससी, जीडी और रीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन 100 जीके के क्वेश्चनों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी सवालों को आप भी जरूर याद करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पीएम सम्मान किसान निधि योजना की शुरुआत की थी। कब की थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत? साल 2018 में। और किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसी प्रकार अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कौटिल्य हैं जो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? कौटिल्य हैं जो अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक हैं। और अर्थशास्त्र पुस्तक है जो राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनके लेखक हैं कौटिल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में मुगल वंश के संस्थापक हैं जो बाबर था, जिन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी भारत में? ये पूछे कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1526 ईस्वी में। और किसको हरा के हुई थी? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने है जो भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, जो मुगल वंश के संस्थापक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने वेदों की ओर चलो या फिर वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था। किसने दिया वेदों की ओर चलो का नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देहरादून है जहाँ पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समुद्रगुप्त हैं जिसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंदेल वंश है जिन्होंने खजुराहो मंदिर के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है। किस राजाओं के वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्मित कराया था? चंदेल वंश के राजा थे जिन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 मार्च साल 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 अप्रैल 1931 में। और ये कहाँ पर हुआ था? वो है दिल्ली में है जो गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल साल 1931 में ये समझौता हुआ था। अगला सवाल है, भारत में किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1605 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, जो गुजरात राज्य में है, जबकि ये बांध बनकर तैयार भी हो चुका है। इसलिए दोस्तों ये सवाल इस तरह के पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी, और किस राज्य में बनाया है? ये गुजरात राज्य में बनाया गया है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 की अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है वो 74% थी। कितने प्रति थी? 74% हैं जो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी। अगला सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड डलहौजी भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था, जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद का निजाम है, जिन्होंने 1798 और 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम साइक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय शासक था। कौन था? हैदराबाद का निजाम। अगला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी नाना साहेब है, जिन्होंने कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने किया था? नाना साहेब में, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत में की जाती है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप जरूर याद रखें। सवाल क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 75 के तहत। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पादन से है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दुग्ध उत्पादन है, जिसका संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पादन से है? दुग्ध उत्पादन से। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में है वो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसी प्रकार अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी गुजरात राज्य है, जिसकी तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की, जो 1915 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुडी, जो 2695 मीटर ऊंची है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम पर नरेगा योजना चलाई गई है? तो दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को भी आप जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल अब पिछले 5 एग्जामों में रिपीट होने वाला सवाल है। क्या सवाल है? भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम पर नरेगा योजना चलाई जा रही है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी लोकप्रिय नेता हैं जिनके नाम पर महानरेगा योजना चलाई जा रही है। अगला सवाल है। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप ध्यान से याद कीजिए। सवाल क्या है, निम्न में से किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रानी कर्मवती है जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने भेजी थी? रानी कर्मवती ने। और किसको राखी भेजी थी? हुमायूं ने। अगला सवाल है, निम्न में से गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है जिसका संबंध गांधी इरविन समझौते से है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसका संबंध है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या है वो कुल 6 है। यानी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और कितने संशोधन के बाद? 44वें संशोधन के बाद। इससे पहले 7 थे जिसके बाद अब 6 हैं। अगला सवाल है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत के केरल राज्य में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस राज्य में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं? केरल राज्य में। अगले सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी विलियम बेंटिक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक हैं जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा है वो लागू की गई थी। अगला सवाल है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गिरि राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? गुजरात राज्य का गिरि राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भाखड़ा नागल परियोजना है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भी बार बार कंपटीशन एग्जामों में रिपीट होता है, इसलिए इस सवाल को भी आप जरूर याद करिए। सवाल क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यानी भाखड़ा नागल परियोजना से ये 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इंदिरा गांधी नहर है जिसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चावल और गेहूं है जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल हैं। कौन सी फसल है खाद्य फसल जो भारत की प्रमुख फसल है? चावल और गेहूं। अगला सवाल है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी कच्चा तेल उत्पादन है जिसका संबंध है जिस काली क्रांति से। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से। इसी प्रकार अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनाया था?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सम्राट अशोक हैं जिन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था। और वर्तमान में सांची का स्तूप किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश राज्य में। जिसका निर्माण है वो करवाया था सम्राट अशोक ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, रबी फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अक्टूबर नवंबर महीने में रबी फसलों की बुआई की जाती हैं। किस माह में? अक्टूबर नवंबर में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी यानी 16 अप्रैल 1953 में भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1953 को, जो मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनगणना दर कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी 1.60% हैं, जो जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर हैं। कितनी है? 1.60%। अगला सवाल है, भारत में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। कितनी है अनुसूचित भाषाओं की संख्या? 22। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश राज्य है, जो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का? वो है उत्तर प्रदेश राज्य। जबकि दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे पर हरियाणा राज्य हैं। यानी सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे पे है हरियाणा। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला सवाल है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साल 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल राज्य, जिसका साक्षरता दर था 94%। कितना था केरल का साक्षरता दर? 94%। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जिसका है 61.8% साक्षरता दर। सबसे कम का पूछे तो हो जाएगा बिहार राज्य, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो भारत तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो भारत तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी साल 1985 में भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? साल 1985 में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आसाम राज्य है, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य? आसाम राज्य। जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य आता है। अगर पहले का पूछे तो आसाम राज्य, और दूसरे का पूछे तो पश्चिम बंगाल राज्य है, जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र हैं, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौन सा शहर है जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र हैं, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध? 1527 ईस्वी में, और बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर विजय रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेरठ से 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरिके बैराज है जहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ माना जाता है? हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला सवाल है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत में शीतकालीन वर्षा उत्पन्न होने का भूमध्य सागर के चक्रवात हैं जिनका परिणाम है। शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर के चक्रवातों का। इसी प्रकार अगला सवाल है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। कब तक रहे थे? साल 1967 से लेकर साल 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे जाकिर हुसैन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरुआत की गई थी। कब की गई थी मनसबदारी प्रणाली? 1575 ईस्वी में। और ये किसने की थी? वो की थी अकबर ने। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो वापस से लौटा दी थी। किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? वो हुआ था अप्रैल 1919 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जे.बी. कृपलानी हैं जो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कथन हिंदी, हिंदू और हिंद निम्न में से किसका कथन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंद का नारा दिया था। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। किसने की थी? राजा उदय सिंह ने। इसी प्रकार अगला सवाल है निम्न में से किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लाला लाजपत राय हैं जिनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि? लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। जबकि 1028 स्तुति हैं और 10,580 पूरे मंत्र हैं। कितने हैं ऋग्वेद में मंत्र? 10,580 और 1028 है स्तुति हैं और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला सवाल है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वो वर्धमान था। क्या नाम था महावीर स्वामी का बचपन का नाम? वर्धमान। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 599 अथवा 540 ईस्वी के बीच वैशाली के निकट कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम था वर्धमान। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। सवाल क्या है? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बौद्ध धर्म है वो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। और किस युद्ध के बाद किया था? वो किया था कलिंग के युद्ध के बाद। ये भी ऐसे भी पूछा जाता था कि बौद्ध धर्म अशोक सम्राट ने किस युद्ध के बाद स्वीकार किया था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। और ये भी हो सकता है कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? वो किया था बौद्ध धर्म। अगला सवाल है निम्न में से इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैगस्थनीज है जो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? मैगस्थनीज हैं जो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र प्रांत में है ये झील है, जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी प्रकार अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश में स्थित सांची बौद्ध धर्म का जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कौन सा है? सांची स्तूप है जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, जो बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसका 36.5 मीटर व्यास है और 16.4 मीटर ऊंचाई है इस सांची स्तूप की, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला सवाल है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साल 1942 ईस्वी में सिंगापुर में मोहन सिंह तथा उनके साथियों ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जबकि बाद में इसकी कमान है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? वो किया था मोहन सिंह तथा उनके साथियों ने। और कहाँ पर की थी? ये की थी सिंगापुर में। कब की थी? वो की थी साल 1942 ईस्वी में, जबकि बाद में इसकी कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। इसी प्रकार अगला सवाल है चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख होता है उनको नियुक्त किया जाता है। यानी इस भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन है वो 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। और किसका विभाजन है? भारत और पाकिस्तान का। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था।
अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री की पहली बैठक आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके सच्चिदानंद सिन्हा हैं जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसके? संविधान निर्मात्री सभा के। उनकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और कौन कौन से राज्य हैं और इन सभी राज्यों के नाम याद करने का दोस्तों एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो आसान ट्रिक के साथ इन सभी 8 राज्यों के नाम याद सकते हैं, जिससे 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों आपका इस वीडियो का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस आसान ट्रिक के साथ इन सभी 8 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 2.4% क्षेत्रफल है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। कितना प्रतिशत? 2.4। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान लगता है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में ये बांध बनाया गया है, जो भारत तथा विश्व का सबसे लंबा बांध भी माना जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। कहाँ पर करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत में सबसे पहले मानसून वर्षा है वो प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत के राजस्थान राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है खनिजों का संग्रहालय? राजस्थान राज्य को। तो दोस्तों ये थे 6 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।